Good morning, everyone. In today's editorial, we have got a very nice topic to have discussion on. And in today's editorial, we have got a topic related to a state called Tamil Nadu. And let me tell you, the CM of Tamil Nadu is M.K. Stalin, and the governor of Tamil Nadu is R.N. Ravi. I have taken the name of these two great people because somehow they are related to this very topic. Now, the main point that we are going to discuss in this editorial is NEET. Before we go further, let me make you understand about this word called NEET. And NEET stands for National Eligibility Cum Entrance Test. Once again, I am going to repeat it. NEET stands for National Eligibility Cum Entrance Test. Generally, the students who are interested in medical and dental courses, undergraduate medical and dental courses, they have to qualify this examination conducted by सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो पूरा का पूरा मामला है जो कि कंडक्ट करना है वो किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. और इसमें जो क्वालिफाई करते हैं जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट की जाती है. तो अब सवाल ये कि आखिर मामला क्या है. तो तमिलनाडु की जो सरकार है वो एक बिल लेकर के आई है जिसका नाम रखा गया है एंटी नीट बिल. यानी इसका ये कहना है कि वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में कमज़ोर तबके के हैं उसमें उसको बिना एग्ज़ाम कंडक्ट किए हुए, बिना किसी प्रकार के एग्ज़ामिनेशन के, उसके टैलेंट के हिसाब से 12th में जो मार्क्स आ रहा है उस बेसिस पे उसको क्या अलाउ कर दिया जाए एग्ज़ामिनेशन एडमिशन के लिए. जिसको लेकर के ये मामला संवैधानिक है चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करती है. कोई राज्य सरकार कैसे इसके खिलाफ़ ऐसा कर सकती है. तो ये सारे मामले हैं. अब इस एडिटोरियल में पढ़ना क्या है. इस एडिटोरियल में हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें राज्यपाल का अधिकार है, क्या इसमें प्रेसिडेंट का रोल हो सकता है और क्या ये सही है या गलत है, इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे इस एडिटोरियल में. तो शुरुआत करते हैं. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे, ऑन तमिलनाडु असेंबली री एडॉप्टिंग द एंटी नीट बिल. ये जो बिल है 2021 के सितंबर के महीने में भी आया था. उस समय जब ये बिल आया तो उस समय वहाँ के जो राज्यपाल थे यानी वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने इस बिल को लौटा दिया पुनर्विचार करने के लिए. लेकिन फिर से एक बार इसको री एडॉप्ट कर लिया गया है. देखिए वर्ड यूज़ हुआ है री एडॉप्ट, मतलब फिर से उसको अपना लिया गया है. यानी जब पुनर्विचार के बाद भी उस बिल को क्या कर लिया गया है, एडॉप्ट कर लिया गया. उसी के बारे में इस एडिटोरियल में बात करते हैं. अब देखिए 2 लाइन्स क्या लिखे हुए हैं. गवर्नर शुड नॉट डिले असेंट. असेंट का मतलब होता है सहमति देना. तो अब जो गवर्नर हैं, गवर्नर का मतलब राज्यपाल, अब क्या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए उनको अब देरी नहीं करना चाहिए सहमति देने में. किसको सहमति देना है? टू टीएंस मतलब तमिलनाडुज बिल फॉर एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट देना फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट. जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब जो अनिवार्य जो एडमिशन टेस्ट है जिसको नीट कहा जाता है, उससे छूट देने का जो एक बिल आया है उसकी मंजूरी गवर्नर को जल्द से जल्द दे देना चाहिए बिना देर किए हुए. ये कहना है एडिटोरियल के राइटर का कि जब आप सितंबर के महीने में उसको वापस कर दिए, फिर से उसको री एडॉप्ट कर लिया गया है, तो ऐसे में गवर्नर का ये अधिकार है या इसको गवर्नर को चाहिए कि आप उसको सहमति दें कि वैसे बच्चे जो बिना मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट के एडमिशन ले पाएँ मेडिकल कोर्सेज में. ये मामला तमिलनाडु का है, फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ. चलिए आगे का जो लाइन्स है उसको देखते हैं. विद द तमिलनाडु असेंबली पासिंग वंस अगेन इट्स अर्लियर बिल. तमिलनाडु फिर से अपना जो पुराना बिल है फिर से पास किया है क्योंकि उसको विचार के लिए लौटा दिया गया था. सीकिंग टू एग्जेम्प्ट. सीकिंग टू मतलब ट्राइंग टू एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना.
गवर्नमेंट सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। क्या कोशिश कर रहा है कि छूट मिले जो गवर्नमेंट के जो सीट्स हैं जिसके लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए किस चीज़ से छूट मिले, तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है नीट से उसको छूट मिले। यानी अगर आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे में नीट जो एग्ज़ाम है उससे छूट मिले, उसको लेकर के तमिलनाडु असेंबली ने फिर से एक एंटी नीट बिल पास कर दिया है। द बॉल इज़ वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर R.N. रवि। और ये जो पूरा का पूरा जो मामला है अब किसके पाले में आ गया है। द बॉल इज़ वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर का मतलब हो गया कि अब गवर्नर R.N. रवि के पाले में गेंद आ गया है। यानी अब करना क्या है, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी बिल पास होकर के राज्यपाल की सहमति उसमें ज़रूरी है, क्योंकि चूंकि ये राज्य का मामला है तो राज्यपाल, अगर केंद्र का मामला होता तो फिर प्रेसिडेंट। तो अब जो गेंद है किसके पाले में है, R.N. रवि जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके पाले में है। चलिए आगे के लाइन्स को देखते हैं। द गवर्नर हैड चोजन टू रिटर्न टू द हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन द बिल दैट वॉज पास्ड इन सितंबर 2021। जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय जब ये 2021 में सितंबर के महीने में आया था तो उस समय जो R.N. रवि हैं गवर्नर हैं उन्होंने चूज़ किया था इसको रिटर्न करने का। यानी 2021 में जब ये बिल आया था उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया था। क्वेश्चनिंग द टेनेबिलिटी ऑफ द जस्टिस A.K. रंजन कमिटी रिपोर्ट दैट हैड गिवन इट्स फाइंडिंग्स इन फेवर ऑफ द पैसेज सच अ लॉ। क्या कहते हुए कि सवाल उठाते हुए कि ये जो बिल है वो जो इस टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, यानी जो जस्टिस A.K. रंजन कमेटी के जो रिपोर्ट हैं उसके स्थिरता को ये फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, उस कानून को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको लौटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड आप देख सकते हैं वो है टेनेबिलिटी का मतलब स्थिरता। यानी इस मामले में जस्टिस A.K. राजन कमेटी का भी रिपोर्ट है, उसका हवाला देते हुए इस पर सवाल उठाते हुए उस समय 2021 में गवर्नर ने इस बिल को लौटा दिया था। द DMK वहाँ की जो पार्टी है उसका भी शासन है, रेजिम का मतलब होता है शासन, हैज़ थ्रोन डाउन द ग्रेनेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्लियर एज फार एज द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज़ कंसर्न। अब जो DMK है वो जो ऐसे गॉन्टलेट का मतलब होता है कि आप प्रोटेक्शन उसको दरकिनार कर दिया है और उसकी जो सोच है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें गवर्नर के जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में पूरी तरह से क्या है उसको इग्नोर कर दिया है। यानी DM की जो सरकार है उसकी जो शासन है वो पूरी तरह से जो गवर्नर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है उसको क्या कर दिया है, थ्रो डाउन कर दिया है। यानी उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया है कि गवर्नर भी क्या क्या कर सकता है। इफ़ द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम अगेन, अगर इस बिल को उनके पास फिर से लाया जाता है, मिस्टर रवि इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट एसेंट। यानी अगर उनके पास बिल फिर से आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर सकते हैं, वो संवैधानिक तौर पे वो मजबूर हो जाएंगे। ही विल बी बाउंड टू ग्रांट एसेंट, उनको सहमति देना पड़ेगा, फिर से वो लौटा नहीं पाएंगे। अब इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, अब इस बात को लेकर के अटकने हैं। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अटकन, तो अटकल क्या है, वेदर द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंशियल नोड। अब अटकने क्या लगाई जा रही है कि क्या इस बिल को प्रेसिडेंट के तरफ से नोड का मतलब यहाँ पे मंजूरी मिलेगी। बट द एपिसोड रेजेज अ क्वेश्चन, लेकिन ये पूरा का पूरा जो भाग है एपिसोड है इससे एक सवाल उत्पन्न होता है। सवाल खड़ा ये होता है कि वेदर द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करेंट सिचुएशन, क्या जो राज्यपाल हैं
वो ऐसे स्थिति पैदा होने को अवॉइड टाल नहीं सकते थे बाय रिसीविंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग इट। जो उन्होंने काम किया कि उस बिल को रिटर्न कर दिया रिकन्सिडरेशन के लिए, उससे अच्छा था कि वो किसके पास रेफ़र कर देते, प्रेसिडेंट के पास। तो सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या गवर्नर ऐसे सिचुएशन को टाल नहीं सकते थे, ये पूरा का पूरा मामला प्रेसिडेंट के पास रेफ़र कर देते, किसके बजाय, इसके बजाय कि इसको रिटर्न करने के, तो रिटर्न नहीं करके उस डायरेक्ट वहाँ पे भेज सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा विवेक का काम करना चाहिए था उनका। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज़ क्लियरली अ बिल दैट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस। अब देखिए, ये जो ऐसा बिल है जिसमें बिना प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे राज्यपाल को दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सेंटर का भी मामला है, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट करती है। ये पूरे अखिल भारतीय है, यानी ऐसा परीक्षा नहीं किसी राज्य का है, पूरे भारत के लिए। तो ऐसे में मामला ये प्रेसिडेंट का हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं तभी। इसलिए राज्यपाल को इसको रिटर्न करने के बजाय डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रेफ़र करना चाहिए था। इससे जो जितना सिचुएशन खड़ा हुआ, दोबारा फिर से इसको एक्सेप्ट करवाने की ज़रूरत, इतना जो टाइम जा रहा है वो सब नहीं होता। द एग्जेम्पशन फ्रॉम नीट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ। कह रहा है कि जो छूट की बात हो रही है नीट के एग्जामिनेशन से, मुक्ति की बात हो रही है, एक तरह का ये विवाद है किसके लॉ के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल लॉ है, केंद्रीय कानून है उसके। दैट मेक्स इट मैंडेटरी एंड देयरफॉर कैन ओनली बी सेव्ड बाय द प्रेसिडेंट एसेंट। अब चूंकि ये मामला सेंट्रल लॉ के खिलाफ है, सेंट्रल लॉ के विवाद पैदा करता है, और सेंटर में कौन है, प्रमुख, प्रेसिडेंट। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चूँकि सेंटर का मामला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि इसमें किसकी मंजूरी मिले, एसेंट का मतलब मंजूरी, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिले। रिगार्डलेस ऑफ द बिल्स मेरिट, अगर बिल की मेरिट को दरकिनार इसको छोड़ दिया जाए, द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर। अब जो वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, इस मामले में और भी देरी नहीं करनी चाहिए। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स वाज दैट द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, जो ओरिजिनल जो मेन इरादा था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, तो उनको एक अधिकार दिया गया था गवर्नर के तौर पे अंडर आर्टिकल 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि गवर्नर का जो पावर है किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 200 के तहत उनको दिया गया है। आउट टू हैव नो डिस्क्रेशन, यानी उसमें ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेव इन केस ऑफ अ लॉ, अगर कानून का विषय है तो, दैट अंडरमाइंस द पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट को नीचे दिखाने का, अंडरमाइन करने का, इग्नोर करने का प्रयास हो, विच ही इज़ बाउंड टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ऐसे मामलों में राज्यपाल को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले में इसको किसके पास रिजर्व कर देना चाहिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए इसको रिजर्व कर देना चाहिए। हाउएवर, मतलब हालांकि, द गवर्नर्स रेयर यूज ऑफ डिस्क्रेशन टू क्वेश्चन द डिजायरेबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ अ बिल एंड आस्क फॉर रिकन्सिडरेशन इज़ नाउ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। हालांकि जो गवर्नर का एक जो रेयर डिस्क्रेशन होता है, या एक तरह का विवेक होता है, जो कि साधारणतः नहीं मिलता है, ऐसा कि किसी चीज़ के कोई ऐसा बिल है, उसके बिल को लेकर के, उसके डिजायरेबिलिटी और वैलिडिटी को लेकर के सवाल उठाने का जो अधिकार है, और उसको एक कहना कि इसको फिर से रिकन्सिडर करो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का विषय है, यानी ये संवैधानिक जो प्रथा है या संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आने वाला एक मैटर है। इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था राज्यपाल को, कि जैसा कि मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो बिना कोई ज़्यादा इस पर लाग लपेट के सेंटर के पास यानी प्रेसिडेंट के पास इसको रेफ़र करना चाहिए था। अब राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं या नहीं सवाल उठा सकते हैं, तो ये सब संविधान का मामला है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
Some parts of the governor's communication to the legislative assembly speaker seems to suggest that Mr. Rabi disagrees with the basis for the bill. कुछ पार्ट्स जो हम लोग को देखने को मिला है, जो कम्युनिकेशन बातचीत हुई है जो स्पीकर के साथ, असेंबली स्पीकर के साथ उनकी, उससे ये पता चलता है कि रवि जो है मिस्टर रवि यानी जो गवर्नर हैं वहाँ के, वो जो बेसिस है ना बिल का, उससे वो सहमत नहीं है. इवन दो ही इज़ नॉट रॉन्ग इन हाईलाइटिंग अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन फेवर ऑफ नीट. हालांकि वो जो एक मामला उजागर किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला नीट के फेवर में, वो भी गलत नहीं है, यानी रवि भी गलत नहीं है. इट इज़ नॉट जनरली डिज़ायरेबल फॉर द गवर्नर टू सीक टू मैच विड्स विद द लेजिस्लेटर्स विजडम ऑन सोशल इनपुट्स दैट इनफॉर्म पॉलिसी. कह रहा है कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका क्या क्या एक राज्यपाल का दायरा हो सकता है. कह रहा है कि ये डिज़ायरेबल नहीं है साधारणतः, यानी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है गवर्नर से कि टू सीक मैच विड्स, कि कोशिश करें कि उनकी जो सोच है वो मैच करे लेजिस्लेचर्स के विजडम से. खासकर कोई सामाजिक इनपुट का विषय है, पॉलिसी है, उस पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही वो सोचें. तो क्या है, इट विल बी यूज़फुल टू रिकॉल दैट द सरकारिया कमीशन अगर कोई पूछेगा तो एक कमीशन बनाया गया था सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करने के लिए. लिखा हुआ होगा आगे, ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑब्जर्व्ड दैट गवर्नर शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. तो सरकारिया कमीशन में ये कहा गया है कि गवर्नर जो होंगे वो एक्ट नहीं करेंगे किसके खिलाफ, जो एडवाइस आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उसके कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत वो नहीं रहेंगे. मेररली केवल बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी, केवल इसलिए क्योंकि उनको वो वाली पॉलिसी पसंद नहीं है. एम्बॉडीड इन द बिल, यानी जो पॉलिसी उस बिल में है उससे अगर वो सहमत नहीं है तो इस आधार पे केवल वो उसका विरोध या उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसे पास किया है तो जो राज्यपाल हैं उनको डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं इसके साथ नहीं हूँ. ठीक है, तो सरकारिया कमीशन में कहा गया है कि एक राज्यपाल को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके साथ होना चाहिए, ना कि केवल इस मामले में कि वो सहमत नहीं उस मुद्दे पे सीधे अगेंस्ट में चले जाना चाहिए, उसको कॉन्ट्ररी हो जाना चाहिए. द अटेंशन विल नाउ बी ऑन वेदर द नीट एग्जेम्पशन बिल विल पास मस्टर. यानी अब किस बात पे ध्यान है कि क्या जो नीट का जो एग्जेम्पशन है, यानी जो छूट है कि एग्ज़ाम देने वाली जो बिल है वो पास मस्टर, यानी क्या उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा. पास मस्टर का मतलब विल बी एक्सेप्टेड. आगे, फॉर वन थिंग द एग्जेम्पशन में नॉट बी अ सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें एक तरफ, तो ये जो अगर मान लो इसको मान भी लिया जाता है, उसको छूट मिल जाती है, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है. ऑफ गवर्नमेंट स्कूल नॉट मेकिंग इट टू MBBS कोर्सेज इन सफिशेंट नंबर्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर नंबर में इस सफिशेंट नंबर में MBBS कोर्सेज को ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं. द सिचुएशन प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट वॉज नो बेटर. और नीट के पहले का भी जो सिचुएशन था वो भी कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं था. हाउएवर द इशू ऑफ नीट बीइंग अ बैरियर टू एसेस जेन्युइन, हालांकि जो नीट जो है एक तरह का एक बाधा है बहुत सारे लोगों को वहाँ तक पहुँचने में, है ना. एक्सेस का मतलब होता है पहुँचने में. ये जो बात है वो रियल है, सही बात है कि नीट की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, एक तरह का बाधा है. देयर इज़ नो डाउट दैट द मैंडेटरी नेचर ऑफ नीट ऑन अ पैन इंडिया बेसिस अंडरमाइंस द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. इस बात में भी कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जो अनिवार्यता है नीट एग्ज़ामिनेशन पास करना अखिल भारतीय बेसिस पे, वो राज्य के जो रोल है, यानी जो राज्य का जो योगदान है उसको अंडरमाइन करता है, यानी उसको कम कर देता है. यानी ये पूरा का पूरा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, इसमें राज्य का जो हस्तक्षेप होता है वो न के बराबर हो जाता है.
एज द मेन डिलीवर्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि राज्य ही है जो मेन डिलीवर्सर है पब्लिक हेल्थ का। द स्टेट कैन नॉट बी डिनाइड अ से इन हु ज्वाइन मेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। और इसमें राज्य का जो हक है उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता है जो कि मेडिकल कोर्सेज में ज्वाइन करता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एंड सिंपल तरीके से लास्ट के लाइन्स में ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों का भी अधिकार होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं अपने राज्य में वो अपना मैनेज करती हैं। ऐसे में राज्य का भी कुछ अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ जो बैरियर है नीट नामक एग्ज़ामिनेशन, इसमें कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, उतनी उनकी पहुंच नहीं होती है एग्ज़ाम वगैरह में भाग लेने की या फिर तैयारी करने की, तो वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए भी सोचना होगा, इस बैरियर को पार करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।